Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible to everyone? यस मैम। यस So मैम। sorry. ये लेट होने की वजह एक तो इंटरनेट कनेक्शन है, दूसरा मैं कोर्ट से अभी फ्री होकर आई और मैं अभी गैलरी में आई हूँ इसलिए ताकि इंटरनेट प्रॉब्लम ना करे। तो अब देखते हैं अब ये सही से चले तो थोड़ा मैं बैठ के इजीली आपको लेक्चर दे सकूँ। ओके, still I'm audible. यस Still मैम। I'm audible to everyone. यस मैम। Oh, shall we start the lecture? यस मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत क्योंकि मैं लेट हो गई लेक्चर देने में। उसकी वजह ये थी कि मैं कोर्ट से लेट आई हूँ और उसके बाद फिर इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था। इट हैपेंस इन आवर लाइफ कि कभी कभी ऐसा भी होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हमारे वकील हजरात भी नहीं बल्कि लोग भी इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि बेसिकली जो एक रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन्स काफी सारे हैं दुनिया में, लेकिन उसमें से एक रिलीजन है जो कि पारसी है। पारसी के नाम से वो लोग फेमस हैं। उनका जो रिलीजन है उसका जो एक्ट है हमारे पास मौजूद है, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बेसिकली इस एक्ट को कहते हैं द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, जो कि होल ऑफ द पाकिस्तान में एक्सटेंड है। पूरे पाकिस्तान में जो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 है यही इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके जो टोटल सेक्शंस हैं हमारे पास वो 53 सेक्शंस हैं। ऑब्वियसली काफी बड़ा एक्ट है क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है, इसी वजह से इसमें काफी सारी चीजों को जो है वो डिफाइन किया गया है। सबसे पहले जो एक चीज मैं आपको पहले बता देती हूँ स्टार्टिंग में ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ये जो मैरिज सेरेमनी होती है पारसियों की, जो शादी होती है आपस में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल यहाँ पे अगर आप डेफिनेशंस में देखेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि यहाँ पे अगर मेल और फीमेल की बात की जा रही है तो वो पारसी मजहब से रिलेटेड की जा रही है। पारसी मेल एंड पारसी फीमेल, जब दोनों की आपस में जो शादी होती है उस शादी को बेसिकली कहा जाता है आशीर्वाद। आशीर्वाद के नाम से ये सेरेमनी होती है। दूसरा, इसमें जो इनके प्रीस्ट होते हैं उस प्रीस्ट को जो है दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक तो उन्हें कहते हैं दस्तूर, दूसरा उन्हें कहते हैं मोबित, लेकिन बेसिकली वो प्रीस्ट ही होते हैं। तो इसका थोड़ा सा पस मंजर जानेंगे हम कि जो पारसी मजहब है बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था 6th टू 7th सेंचुरी में, और ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था चाइना में। पहले क्या था कि जो एक्चुअल जो पारसी रिलीजन है उसके अंदर बकायदा अल्लाह पाक का जिक्र किया गया है और यही कहा गया है कि एक ही खुदा होता है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा और ना ही वो शादीशुदा है, वो रहमान और रहीम है। लेकिन जैसे जैसे तब्दीलियां आती रही इस मजहब में, लोग उसे तब्दील करते रहे, उस हवाले से ये चेंज हो गया। उसके बाद ईरान से ये शिफ्ट हुआ, सॉरी चाइना से ये शिफ्ट हुआ ईरान में। और ईरान में जो है वहां पर एक क्योंकि आतिश परस्त लोग हैं ये, आग की पूजा करते हैं जो पारसी होते हैं, वो एक आतिश फिशा जो है उन्होंने जलाई थी और उनका ये कहना था कि ये इतने टाइम से आग यहाँ पे जल रही है, ये कभी बुझ ही नहीं सकती। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो आग अपने आप बुझ गई, जिसको देखते हुए बहुत सारे पारसी जो लोग थे इस मजहब से जो ताल्लुक रखते थे वो मुसलमान हो गए। बहुत सारों ने हिजरत की पाकिस्तान में, बहुत सारों ने हिजरत जो है ईरान से लेकर इंडिया में की, और अब ये तकरीबन बहुत ज्यादा दुनिया में फैले हुए हैं। कहते हैं कि पारसी मजहब के जो लोग हैं, जो पैरोकार हैं, वो काफी ज्यादा अमीर तरीन होते हैं। उसके बाद जब इस मजहब में चेंजिंग्स आती रही, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ इंडियंस रहे, एंड देन जो है वहां पे जो है जो लोग जो किताबों में इनकी रद्दोबदल होती रही, उस हवाले से जो चेंजिंग्स आई और उसके बाद जो हमारे पास जो कानून आया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पारसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं लोग वो हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, दे ऑल आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, दे ऑल आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, then they may have right of all the constitution fundamental rights they deserve। मैरिज सेरेमनी को आशीर्वाद कहा जाता है, यहाँ पर प्रीस्ट को जो है वो दस्तूर और मोबित कहा जाता है। इनका जो
जो गॉड है जिसका एक इन्होंने नाम रखा है वो है आहूरा मजदा। मजदानियन भी इनको कहा जाता है। जोरोस्ट्रियन जो है वो फॉलोवर्स होते हैं। ओके, तो ये समझाना जो है रिलीजन को इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जब तक आप रिलीजन को नहीं समझेंगे तब तक आप एक्ट को नहीं समझ सकते। इसी तरीके से अगर मुस्लिम फैमिली एक्ट को आपने समझना है तो डेफिनेटली रिलीजन को समझना होगा, क्योंकि जो एक्ट बनता है वो हमेशा बनता है रिलीजन से ही रिलेटेड बनता है। तो इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो बेटर कि मुझे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आप लोगों को इजी समझ आए। जो बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली मजहब को जानते होंगे, सो इट्स ओके। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पारसी आर द फॉलोवर्स ऑफ जोरोस्ट्रेनियन, और इनको जो है वो 7th और 6th सेंचुरी में इनका आगाज हुआ था। आहूरा मजदा जो है वो बेसिकली एक सिंबल है जो कि ट्रुथ, स्ट्रेंथ और जस्टिस को डिफाइन करता है। इसके अलावा इनका फारा बहार जो है ये एक सिंबल है। और यहाँ पे बताया गया है सीधा सीधा कि जो मुस्लिम खवातीन हैं उनकी शादी पारसियों से नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इसके सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है हमारे पास सेक्शन 10 है, सेक्शन 11, सेक्शन 13, 14, सेक्शन 40, इन सबको हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। टाइम हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी से वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 3 पर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, यहाँ पे जो पारसी मैरिज एक्ट डिवोर्स पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 ये नाम है एक्ट का, ये जो मुझसे पूछ रहे हैं। इनवैलिड मैरिज के बारे में और वैलिड मैरिज के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 3, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, उसको थ्रू आउट कर सकते हैं। सेक्शन 3 में वैलिडिटी ऑफ मैरिज के बारे में बताया गया है कि पारसीज की जो मैरिज होती है वो कब वैलिड होती है। तो अगर 3 चीजें उसमें बताई गई हैं कि पारसी की जो शादी होती है मेल और फीमेल की, उसमें जो वैलिडिटी होती है, नंबर 1, कि जहां पर लड़की 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो, ये मस्ट है। जहां पे लड़की 18 साल की होगी और लड़का 21 साल का होगा तो ही वो शादी वैलिड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 3 ऑफ पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि जिनसे शादी हो वो उनके ब्लड रिलेशंस में ना हो। स्केड्यूल 1 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। आप स्केड्यूल 1 पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पे लिखा है कि मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ब्रदर, स्टेप ब्रदर, इन सबों के साथ शादी का इनके साथ शादी जायज नहीं है। अच्छा, नंबर जो 3 पॉइंट है शादी को वैलिड करने के लिए, आशीर्वाद। मैंने आपको डिफाइन किया कि व्हाट इज आशीर्वाद। आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरी होता है। अगर आशीर्वाद यहाँ पे नहीं दिया जाए तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती। आशीर्वाद जो है एक प्रीस्ट है, उससे आशीर्वाद लिया जाता है। सेरेमनी को बकायदा तौर पर एक आशीर्वाद कहा जाता है। प्रीस्ट का होना एट द टाइम ऑफ मैरिज इट्स रियली मैंडेटरी। उसके साथ साथ 2 विटनेसेस प्रीस्ट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने वो शादी को वैलिड करवाना है। अगर इनमें से एक भी स्टेप कम होगा तो शादी जो है वो इनवैलिड कर दी जाएगी। यहाँ पे आता है सेक्शन 4, यहाँ पे रीमैरिज के बारे में बताया गया है। रीमैरिज के बारे में ये कहा गया है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ, ऑलरेडी एक वाइफ रखता है, उसे डिवोर्स दिए बिना वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसे डिवोर्स देने के बाद ही वो दूसरी शादी कर सकता है। सेक्शन 6 यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 6 हमें, सेक्शन 5 को हम पहले डिस्कस करते हैं, बाइगैमी के बारे में है कि एक साथ जो है 2 वाइफ्स जो है वो नहीं रख सकते। जो हस्बैंड है वो 2 वाइफ्स एक साथ नहीं रख सकते, एक को डिवोर्स देकर फिर एक को वो रख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 6 जो है वो बात करता है सर्टिफिकेट के बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जो मैरिज है, इसके हवाले से ये है कि 45 शादी के बाद 45 डेज के अंदर अंदर आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना है। और ये पारसी मैरिज में इंतहाई जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसमें सजा भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है मैरिज का, उसे 45 डेज में आपने जो है उसे रजिस्टर करवाना है थ्रू दी रजिस्ट्रार। कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं इनके,
तो कोर्ट्स में जैसे कि हिंदू में देखा जाए या मुस्लिम में देखा जाए तो फैमिली जज जो है वो इन केसेस को डील करता है, फैमिली लॉस को। लेकिन पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में जो ओरिजिनल जो सिविल जज होता है, जिसकी जुरिसडिक्शन होती है, वही मैट्रिमोनियल जज भी इसमें कहलाता है। और यहाँ पर बकायदा जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कोर्ट्स को, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं बकायदा उनके लिए। और इस मैटर को चलाने के लिए जो डेलीगेशंस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है। उन अपॉइंटमेंट्स को ऑफिशियल गैजेट में भी उनके नेम्स जो हैं उनके नंबर्स के साथ लिखे जाते हैं। कम से कम 5 डेलीगेट्स जो है वो होना जरूरी है, और वो 5 के 5 जो हैं पारसी होंगे, जज होगा, साथ में वो डेलीगेट्स होंगे जो कि मैटर पर अपना ओपिनियन देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। और उसके बाद जो है डिसीजन जो है वो कोर्ट लेगी। और आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट के सूट जो है किसी भी तरीके का हो, फॉर एग्जांपल अगर सूट आता है डिवोर्स का, तो हम जान लेते हैं कि शादी के लिए जो शराइत थी, डिवोर्स के लिए क्या क्या शराइत है। सेपरेशन, आप कहें इसे जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स भी कहें, इसमें दोनों वर्ड्स यूज किए गए हैं एक्ट में, डिवोर्स भी और जुडिशियल सेपरेशन भी। जहां पर हम डिवोर्स की बात करते हैं तो डिवोर्स कौन कौन से ग्राउंड्स पर, जो पारसी हजरात हैं या जो फीमेल्स हैं जो मेल्स हैं, दोनों में से कोई भी अगर डिवोर्स लेना चाहता है तो उसे इन पॉइंट्स पे उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, कि कोई भी इंसान अगर 21 ईयर्स का नहीं था, अगर कोई मेल पारसी 21 साल का नहीं था एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो ये डिवोर्स जो है इजीली हो जाएगी। अगर कोई लेडी 18 ईयर्स की नहीं थी एट द टाइम ऑफ मैरिज तो भी डिवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ वेडिंग, एट द टाइम ऑफ आशीर्वाद, एट द टाइम ऑफ दिस मैरिज सेरेमनी, तो भी डिवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, इसमें टाइम लिमिट बता दिया गया है कि 2 साल के अंदर अंदर ही डिवोर्स जो है वो हस्बैंड जो है वो सीख कर सकता है थ्रू दी कोर्ट। 2 साल के बाद जो है वो उसका टाइम पीरियड जो है अप हो जाता है। इसीलिए वहां पे जरूरी है कि आप ने वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन ना बनाया हो और आपको पता लगा हो कि वाइफ जो थी एट द टाइम ऑफ मैरिज वो प्रेग्नेंट थी किसी और से, तो यहाँ पर भी जो है वो डिवोर्स इजीली ली जा सकती है। एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर कोई अनसाउंड माइंड था या कोई डिजीज उसे थी या वो किसी भी किस्म के ऐसे फिजिकल या ऐसी मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा था जिसका अंदाजा उस टाइम आपको नहीं था, लेकिन आपको बाद में हो जाता है, और आप अगर कोर्ट में ही साबित कर देते हैं और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है आपके आंसर से, आपके एविडेंस से, देन भी पार्टीज जो है इस बेसिस पर जो है वो डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई पारसी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैरिज 2 विटनेसेस ऑफ पारसी, पारसी विटनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पारसी जो इनके प्रीस्ट होते हैं वो जो है चाहे मोबिद हो या फिर वहां पर जो है कोई भी प्रीस्ट हो, दस्तूर हो या मोबिद हो, ये 2 टाइटल डिस्क्राइब किए गए हैं, उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो इस चीज को, इस सेक्शन 6 को, एक तो रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 4 को, और अगर वो सेक्शन 3 को आ, मानते नहीं है, वॉयलेशन करते हैं इनकी, तो इसके लिए भी यहाँ पर जो है वो सजा इस एक्ट में बताई गई है कि यहाँ पे सजा होगी। प्रीस्ट के लिए जो सजा डिफाइन की गई है वो सेक्शन 11 में की गई है। सेक्शन 11 में कहते हैं कि अगर प्रीस्ट कंप्लाई नहीं करता सेक्शन 4 को, यानी कि जो सेक्शन 4 है जो रीमैरिज बताया है कि किस तरीके से एज होनी चाहिए, एक वाइफ के दूसरे रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती, यहाँ पर अगर प्रीस्ट इसको फॉलो नहीं करता, इस सेक्शन 4 की वायलेशन करता है, और प्रीस्ट को ये मालूम था कि लड़का 21 साल का नहीं है और लड़की 18 साल की नहीं है, और वो फिर भी उनकी शादी करवा देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रीस्ट को जो सजा होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स होगी। फाइन है जिसमें 200 रुपीज है। कोर्ट की मर्जी है कि वो फाइन करे, सजा करे, या दोनों एक साथ भी कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 14 जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग योर मैरिज, अगर आप जो स्टेटमेंट देते हैं रजिस्ट्रार को, वो अगर फॉल्स होती है, उसमें कोई भी ऐसे फ्रॉड होता है या आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग योर एज, रिगार्डिंग योर एड्रेस, रिगार्डिंग योर योर मैरिज, कुछ भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स होती है और रजिस्ट्रार को देने में अगर आप ये स्टेटमेंट फॉल्स करते हैं या उसे अटेस्ट नहीं किया गया या साइन नहीं किए गए, तो इन तमाम चीजों की भी जो है वो सजा
दी जाएगी। और यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे फाइन जो है 100 रुपीज है। ये आप सेक्शन 14 पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। और उसमें जो इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि 3 मंथ्स की है। यानी कि रजिस्ट्रेशन पारसी मजहब में जो इस कानून है जो हमारा जो एक्ट है 1936 का, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पारसी मैरिज इज रियली इंपॉर्टेंट। इट इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट। शेल का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है तो लाजमी, यानी कि इसे रजिस्टर भी करवाना है, इसे टेस्ट भी करवाना है। रजिस्ट्रार की जो है वो फी का भी जिक्र वहां पे एक्ट में मौजूद है कि वो फी होगी, उसके बाद उस फी के बाद आपने रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट की लाजमी करानी है। इसके अलावा जब आप कोर्ट में जाते हैं फॉर योर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कॉन्जुगल राइट्स का भी यहाँ पे जिक्र है कि कॉन्जुगल राइट्स भी ऑब्वियसली अगर हस्बैंड सीख करता है या वाइफ सीख करती है और अगर उसकी डिग्री पास हो जाती है और 1 साल तक उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, कॉन्जुगल राइट्स पर अगर अमल दरामद कोर्ट की डिग्री के बाद भी नहीं किया जा रहा, तो भी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। इस बेसिस पर भी जो है कोर्ट में जाकर आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और आपकी जो है वो डिवोर्स हो जाएगी इस पॉइंट पर। इसके अलावा यहाँ पर इस जो एक्ट में जो बताया गया है, यहाँ पे मैंने सिग्नेचर्स पारसी, यानी कि जो पारसी प्रीस्ट है उनके सिग्नेचर, जो पारसी विटनेस हैं दो उनके सिग्नेचर, ब्राइड और ग्रूम के सिग्नेचर, उनके नेम, एज, एवरीथिंग, ये सर्टिफिकेट भी मेरे पास मौजूद है। ये मैं आपको जैसे मैंने शेयर किया था कल जो एक्ट शेयर किए थे हिंदू एक्ट, वो मैं पारसी एक्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट भी जो इनका है मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें एज भी जो है वो आपने बतानी है, लेकिन कोई भी डॉलर अमाउंट इसमें नहीं होगा क्योंकि जो हक महर है वो इस्लाम ने बताया है और इस्लाम में ही हक महर का जिक्र आया है औरत के लिए। तो यहाँ पर जो हक महर है, यहाँ पे कोई हक महर का जिक्र नहीं है, जस्ट मैरिज है। अब बात करते हैं कि आपने कोर्ट में तो ये तमाम चीजें सीख की, वैलिड किस बेस पर आपकी शादी थी, डिवोर्स कैसे होगी, किन किन पॉइंट्स पर होगी, कब अगर लेडी नहीं रहना चाहती या कोई भी मेल अगर पारसी नहीं रहना चाहता, शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो किस तरह से वो अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एलिमनी की यहाँ पर बात आई है जो कि मेंटेनेंस कहलाता है, मेंटेनेंस यहाँ पर एलिमनी के वर्ड के साथ यूज हुआ है इस एक्ट में। और एलिमनी जो है दोनों सीख कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एलिमनी वाइफ ही सीख करे, ये हस्बैंड को भी इख्तियार है एक्ट में कि वो भी जो है एलिमनी सीख कर सकता है अपनी वाइफ से। अगर वाइफ डिपेंडेंट है टोटली अपने हस्बैंड पर, तो वो जाकर कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है एलुमनी का कि उसे जो है जो तमाम उसकी नेसेसिटीज हैं जिसमें आपका शेल्टर, क्लोथ, फूड, मेडिकल, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, तो वो आप जो है उसका सूट फाइल करेगी लेडी। और वो डिग्री जो है वो सूट होगा जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी और ये देखेगी कि जो मर्द है यानी कि जो हस्बैंड है उसकी सैलरी के मुताबिक या उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये तमाम चीजों को कोर्ट जो है जब ये सारी चीजों को देखकर सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो वहां पर एलिमनी अलाउ करेगी। इसके अलावा जो बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 40 में परमानेंट एलिमनी का भी जिक्र है। यहाँ की जो सेक्शन 40 है उसमें लिखा हुआ है कि परमानेंट एलिमनी भी जो लेडी है वो सीख कर सकती है, लेकिन कब वो सीख नहीं कर सकती, परमानेंट एलिमनी एलिमनी उस वक्त तक सीख नहीं कर सकती लेडी अगर वो अपने हस्बैंड से लॉयल ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसका हस्बैंड के होते हुए उसका कहीं अफेयर है या वो वहां से प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो ये एलिमनी का जो राइट है वो खो देगी, उस टाइम वो ये एलिमनी नहीं ले सकती। सेम इसी तरीके से अगर मर्द चीट करता है किसी औरत को, अपनी वाइफ को किसी और औरत के साथ, तो भी वो एलिमनी का जो राइट है वो खो देता है और उसे एलिमनी नहीं मिलेगी। एलिमनी के लिए जरूरी है कि जब आप कोर्ट में सूट फाइल करेंगे और एलिमनी जब देखा जाएगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो ज्यादातर जो एलिमनी मिलती है वो 1/5 मिलती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी या वो कितना उसकी नेट इनकम है उसकी 1/5 दिया जाता है। सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं कि अगर औरत वाकई कमाती है और अपने एस्टेब्लिश है, अपने पाँव पर खड़ी है, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है। और अगर वो टोटली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पर, तो फिर वहां पर जो है डिसाइड किया जाएगा, जो डिसीजन लिया जाएगा कि कितनी एलिमनी होनी चाहिए, पर ये ड्यूरिंग द मैरिज है। आफ्टर द मैरिज एलिमनी का जो इसमें सेक्शन है वो इस तरह बताया नहीं गया क्योंकि उसमें परमानेंट एलिमनी का जिक्र किया गया है। सेक्शन 40 आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, उसमें ही ये तमाम जो है आप
आपको चीजें बताई गई हैं कि कब एलिमनी नहीं मिलेगी और कब एलिमनी मिलेगी। तो पॉइंट में आपसे मेन पॉइंट जो है मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि इस बेसिस पर जो है एलिमनी नहीं दी जा सकती। जो बदयामी की जो सजा है इसमें, वो पनिशमेंट भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि हस्बैंड जो है अपनी एक वाइफ के होते हुए अगर दूसरी शादी करता है तो इस पर जो है पीपीसी का सेक्शन 497, 494 एंड 495, ये दोनों सेक्शन जो है वो पीपीसी में दिए गए हैं। अगर एक वाइफ है पारसी और उसका हस्बैंड जिंदा है और वो उससे मैरिज में है, उससे शादी है उसकी इंटैक्ट है, और फिर भी वो कहीं और शादी कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है, तो उसकी जो सजा यहाँ पे बताई गई है वो अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ पीपीसी के तहत होगा, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत होगी। सेम इसी तरीके से अगर हस्बैंड ये करता है कि अपनी वाइफ के होते हुए, लाइफ टाइम में अपनी वाइफ के होते हुए विदाउट डिवोर्स अगर वो रीमैरिज करता है, दूसरी शादी कर लेता है, तो यहाँ पे भी सेम सजा जो सेम सेक्शन है अंडर सेक्शन 494 एंड 495 सेम जो है वो मेल पारसी पर भी अप्लाई होंगे। अगर टू विटनेसेस नहीं होते तो इस शादी को इनवैलिड मान दिया जाएगा। अगर आशीर्वाद नहीं लिया जाता तो भी इस शादी को इनवैलिड माना जाएगा। अगर ब्लड रिलेशन में से या क्लोज रिलेशंस में से शादी की जाती है तो भी इस मैरिज को इनवैलिड माना जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा, ये नल एंड वॉइड होगी मैरिज और ये डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम सेक्शन 15 को देखते हैं कि अगर रजिस्ट्रार जो है आ, वो रजिस्टर नहीं करते मैरिज को, उस सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड नहीं करते या उसमें टाइम लगाते हैं या फ्रॉड करते हैं या किसी भी किस्म की कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट उसकी तरफ से होता है या कोई भी ऐसा एक्ट होता है कि जो उसको मना है अंडर सेक्शन 6 एंड अंडर सेक्शन 4, अगर वो कंप्लाई नहीं करता तो रजिस्ट्रार को भी सेम 1 साल की सजा होगी और 1000 रुपए फाइन होगा। बोथ भी हो सकते हैं, कोर्ट की अपनी मर्जी है। यहाँ पर एक जो चीज स्पेशली बताई गई है सेक्शन 23 में बताई गई है कि कोर्ट सील जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्ट जब डिक्री पास करती है डिवोर्स की, स्पेशली ये इस एक्ट में है कि अगर कोर्ट डिक्री पास करती है डिवोर्स की इन पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, तो वो सील करेगी उस डिक्री को, उस डिवोर्स के पेपर को, और वो सेंड कर दी जाएगी कॉपी रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार जो होगा वो इस डिवोर्स तक का जो रिकॉर्ड है वो कैप्ट करने के लिए जिम्मेदार है अंडर दिस एक्ट, कि वो उस जो डिवोर्स है उसको भी अपने रजिस्टर में उसको सेव करेगा, उसको लिखेगा बकायदा कि डिवोर्स इनकी हो चुकी है, और वो डिवोर्स भी जो है वो रजिस्टर होती है। सेम उसके बाद 24 में सेक्शन में अपॉइंटमेंट ऑफ डेलीगेट्स का बताया गया है कि 5 डेलीगेट्स जो अपॉइंट होते हैं, अगर हाई कोर्ट में है मैटर तो 30, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो 20 डेलीगेट्स अपॉइंट होते हैं। यहाँ पे जो डेलीगेट्स होंगे वो तमाम पारसी होंगे, ताकि उनके रिलीजन के हिसाब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए और उसके बाद जो ऑनरेबल जज हैं उन्हें अपना डिसीजन देने में जो है वो आसानी हो जाए कि किस हिसाब से उन्हें वो डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्वियसली रिलीजन, क्योंकि रिलीजन के हिसाब से ही जो है वो एक्ट बनता है, रिलीजन के हिसाब से ही जो वो सेक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन जो पारसी एक्ट है जो इंडिया में है वो डिफरेंट है, और जो डेफिनेटली वो मुस्लिम्स का एक्ट जो है वो भी डिफरेंट है। वो थोड़ा उन्होंने एक और सेक्शन जो एक्ट है वहाँ पे लागू किया हुआ है जिसके अंदर वो प्रोटेक्शन देते हैं लेडी को, जहाँ पे आफ्टर द डिवोर्स भी क्या होता है कि मेंटेनेंस मिलता है, मगर वो उनका अपना कानून है, हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ जो एक्ट है यहाँ पे लिखा गया है इसी तरीके से, पारसीज के लिए उनका अलग एक्ट है, वो हमारे 1936 का एक्ट नहीं है, उनका जो है दूसरा एक्ट है, और उसके मुताबिक वो वहाँ एप्लीकेबल है, वो यहाँ पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कोई हक महर नहीं है, बट एलिमनी का जिक्र किया गया है, वो परमानेंट एलिमनी हो या कोई ऐसी जो ड्यूरिंग द मैरिज अगर एलिमनी है वो भी, फॉर देयर चिल्ड्रन भी, कि अगर बच्चे हैं तो उनकी भी एलिमनी, साथ में वो आपकी वाइफ है इंटैक्ट है मैरिज में, और तो पारसी हस्बैंड जो है वो लाइबल हैं कि वो अपनी वाइफ को जो है मेंटेन करें और उसे एलिमनी दें। तकरीबन मैं तमाम इम्पोर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे बता चुकी हूँ। अच्छा, जो सेक्शन 13 जो है मैंने रजिस्ट्रार का आपको बताया कि अगर वो रजिस्टर नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम करता है, शादी को रजिस्टर नहीं करता, तो उसकी सजा है तकरीबन 1 साल की है। यहाँ पे मैंने आपको प्रीस्ट का भी बताया कि अगर प्रीस्ट को एट द टाइम ऑफ
आशीर्वाद, उन्हें पता था कि जो लड़का है वो 21 साल का नहीं है, या वो ब्लड रिलेशंस में शादी कर रहा है। जो 3 चीजें हैं उसमें अगर एक में भी कमी आती है तो प्रीस्ट के लिए भी यहाँ पर जो है वो सजा डिफाइन की गई है। यहाँ पे सजा जो है वो सेक्शन 13 में दी गई है कि जो भी इसे ओमिट करेगा, जो भी प्रीस्ट इसे ओमिट करेगा, किस सेक्शन को ओमिट करेगा, जो सेक्शन 6 है, अंडर सेक्शन 6 जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बताया गया है, उस सेक्शन को अगर नेग्लेक्ट करता है मैरिज सर्टिफिकेट को, और अगर उसको ओमिट करता है विलफुली, जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देता, यानी कि उस सर्टिफिकेट के पूरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें एक में भी कमी रहती है, तो यहाँ भी उसे पनिश किया जाएगा। और वो जो पनिशमेंट है उसकी वो सिर्फ फाइन है, 100 रुपए तकरीबन फाइन है, वो उन्हें देनी होगी। अब यहाँ पर आते हैं कि पनिशमेंट, अच्छा सेक्शन 12 भी आपको बताता है एक पनिशमेंट, ये आपको मैंने बताई है। एक पनिशमेंट प्रीस्ट की और है कि अगर सर्टिफिकेशन के हवाले से या सेक्शन 4 के हवाले से, वैलिड मैरिज के हवाले से, किसी भी किस्म में अगर प्रीस्ट जो कि मोबिद है, जो कि दस्तूर है, जो कि प्रीस्ट है, अगर वो इन चीजों को फॉलो नहीं करता, वॉयलेशन करता है इन सेक्शंस की, अब पर्टेनिंग टू दिस सेक्शन वो सेरेमनी नहीं होती, तो उसके लिए जो प्रीस्ट की जो सजा यहाँ पे डिफाइन की गई है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ्स है, 3 महीने की उसको सजा है, और फाइन यहाँ पे 100 रुपए है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ फाइन करे, इम्प्रिजनमेंट करे, या फिर जो है वो दोनों सजाएं जो है वो अलाउ करे। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जगहों पर ये लिखा जाता है, लेकिन जो स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2 है इस एक्ट का, यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पे एफिनिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, मैरिज विद एफिनिटी इज नॉट अलाउड, यानी कि जो क्लोज रिलेशंस हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, स्केड्यूल 1 में भी इसको डिफाइन किया गया है, उनसे जो है वो शादी अलाउ नहीं है। काफी जगहों पर, काफी, अगर आप इंडियन एक्ट पढ़े या दूसरा, या आप सर्च करें तो वहां पे लिखा जाता है कि वहां पे जो है वो ब्लड रिलेशंस के साथ शादी अलाउ है। लेकिन हमारे जो एक्ट बना है, जो पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1936 है, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट, एफिनिटी, मैरिज विद एफिनिटी इज नॉट अलाउड, यानी कि क्लोज रिलेशंस और ब्लड रिलेशंस के साथ जो है उन्हें शादी अलाउ नहीं है। इस मैरिज को जब इनवैलिड करार दिया गया है, जिन चीजों में 21, क्योंकि हमने जितने भी एक्ट देखे उसके अंदर जो हमारी शादी की जो एज बताई गई है बेसिकली, वो 18 साल बताई गई है। 18 साल का लड़का होना चाहिए, 18 साल की लड़की, मुस्लिम में 16 साल की लड़की। लेकिन जो पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट है, इस एक्ट में जो स्पेशल एज बताई गई है, और बार बार उस पर आप अगर देखेंगे हर सेक्शन में इस चीज का लाजमी जिक्र किया गया है और इस पर जोर दिया गया है कि जो पारसी मेल होगा उसकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए। अगर पारसी मेल या फीमेल सीस्ट करते हैं, यानी कि अगर कन्वर्ट करते हैं किसी और रिलीजन में, डोमिसाइल भी चेंज करें या रिलीजन, डेफिनेटली अगर वो चेंज करते हैं, तो अगर वो मैरिड है, चाहे वो पारसी मेल हो या पारसी फीमेल हो, उनकी जो शादी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। वो कोर्ट में जाकर जो है इसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, यानी कि डिवोर्स का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस बेस को, इस पॉइंट को कोर्ट में रेस कर सकती है लेडी कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो रिलीजन चेंज कर लिया है, या लेडी खुद अपने लिए कहेगी कि मैंने रिलीजन चेंज कर लिया है और मुझे डिवोर्स चाहिए। सेम ऐसे ही वाइस वर्सा, यानी कि हस्बैंड को भी इख्तियार है कि अगर वो मतलब चेंज करता है तो वो भी जाके डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसकी वाइफ चेंज कर रही है मजहब को तो भी वो जाकर डिवोर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। अगर वहां पे चीट हो, लॉयल्टी ना हो, तो भी वो जाके, अगर डिसीज हो, कोई भी डिसीज है, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वाइफ को, या वो पहले साउंड माइंड थी अभी अनसाउंड माइंड हो गई है, उसके साथ रहना प्रॉब्लम हो गया है, तो भी डिसॉल्व हो सकता है। सेम इसी तरीके से वाइफ के लिए है। अगर यहाँ पे हरासमेंट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, क्रूअल्टी होती है, वाइफ को मारा जाता है, या वाइफ हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम बताया गया है, वाइफ अगर हस्बैंड के साथ यही सब चीजें करती है तो भी जो है मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि डिवोर्स हो जाएगी। और जो डिवोर्स सर्टिफिकेट होगा जब कोर्ट डिसीजन लेगी, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सील करेगी उस डिसीजन को अपने, और सील करने के बाद सेम जो है वो रजिस्ट्रार के पास जो जुरिस्डिक्शन लगती है वहां पे भेजेगी, और वो उसको रजिस्टर करके जो है अपने जनरल में, जो उनके जनरल्स होते हैं, जो जर्नल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जो रजिस्टर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, उसके अंदर वो
उसको सेव कर लेते हैं। सेम जो मैरिज है उनकी रजिस्टर्ड होती है, 45 डेज के अंदर अंदर इसे रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई सिग्नेचर कम होते हैं, रजिस्ट्रार कोई प्रॉब्लम करता है, सिग्नेचर नहीं करता, विटनेसेस के सिग्नेचर नहीं होते, प्रीस्ट के सिग्नेचर नहीं होते, तो भी इस शादी को जो है वो इनवैलिड माना जाएगा, ये वैलिड नहीं होगी। तो शादी को वैलिड करने के लिए ये तमाम चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो हक मेहर है वो इसमें नहीं होता पारसियों में। प्रॉपर्टी के हवाले से बात की गई है कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, तो वो एलिमनी में ही डिसाइड होगा कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है और उसका कितना हिस्सा जो है एक लेडी को जो है वो मिलना चाहिए। या एक लेडी अगर कमा रही है और उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा और वो डिपेंडेंट है ऑन हिज वाइफ, तो वो भी एलिमनी सीख कर सकता है। अगर हम इंडिया का कानून देखते हैं तो इंडिया में भी सेम यही है, उनके एक्ट के मुताबिक, कि वहां पर भी जो मर्द है, जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से एलिमनी सीख कर सकता है, यानी कि मेंटेनेंस ले सकता है। और मेंटेनेंस में हम सब जानते हैं कि इस मेंटेनेंस में आपका शेल्टर आता है, आपका फूड आता है, आपका क्लोथ आता है, आपके जो मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब आते हैं। तो सेक्शन जो हमारे इम्पोर्टेंट थे वो थे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 10, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स, जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट जो है वो सील करती है और एक कॉपी सेंड करती है रजिस्ट्रार को, सेक्शन 10। इसके बाद सेक्शन 11, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रीस्ट जो है अगर कंप्लाई नहीं करता सेक्शन 4 के मुताबिक या सेक्शन 6 के मुताबिक, तो दोनों में उसको 6 महीने की सजा है। और यहाँ पे सेक्शन 11 को डिफाइन करने के बाद जो है हमने सेक्शन को डिफाइन किया, सेक्शन 12 को हमने डिफाइन किया। सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है कि पनिशमेंट होगी सर्टिफिकेशन के हवाले से। अगर सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट है आपका मैरिज जो सर्टिफिकेट है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें कोई भी कमी है, तो उसमें भी सजा। सेक्शन 12 को हमने डिफाइन किया। सेक्शन 14 को हमने डिफाइन किया कि अगर स्टेटमेंट आप फॉल्स देते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप जो भी जिसने भी वो शादी भी की है उसके सिग्नेचर में कोई गड़बड़ होती है, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है और टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो सर्टिफिकेट जो है और या उसकी स्टेटमेंट जो है, जितनी भी स्टेटमेंट, ये सारी चीजें उसमें आती है, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, एज, इनमें कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी सजा दी जाएगी उस बंदे को। हमने 14 को भी डिस्कस किया। सेक्शन जो 15 था रजिस्ट्रार की सेंटेंस के हवाले से था, हमने 15 को भी डिस्कस किया। स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं जो सेक्शन 23 में डिफाइन है। सेक्शन 23 में ये था कि कोर्ट जो है वो सील करेगी। सेक्शन 24 में था अपॉइंटमेंट ऑफ डेलीगेशन, और वो डेलीगेट्स जो है वो यही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है इसके लिए। और जो पारसी डेलीगेट्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है, उनका जो है वो व्यू लिया जाता है, पॉइंट लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैटर, कि वो मेंटेनेंस के लिए लेडी आई है, यानी एलिमनी के लिए कोर्ट में आई है, डिवोर्स के लिए आई है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात हो रही है, तमाम जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैरिज और डिवोर्स एक्ट है, तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैरिज से रिलेटेड और डिवोर्स से रिलेटेड है। इसके अलावा गैजेट यहाँ पे बताया गया, वो ऑफिशियल गैजेट है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है डेलीगेशन की, वो बताया गया है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 डेलीगेशन है, हाई कोर्ट है तो 30 डेलीगेशन, नॉट मोर देन 30 एंड नॉट मोर देन 20 इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो इनकी ज्यूरिस्डिक्शन बनेगी वो बनेगी, जो जज होंगे वहां पर वो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन के जो जज होते हैं सिविल कोर्ट के, वो मैट्रिमोनियल जज कहलाएंगे, और वहीं पे डेलीगेट्स जो है वो अपॉइंट होंगे और तमाम मैटर वहां पे चलेगा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी डोगरी आर्टिकल्स का जिक्र नहीं है, पारसीज में कोई डोगरी नहीं होती। और इनमें इनकी जो शादी होती है उस शादी के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं चर्च को, या सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी ऐसी जगह को जहाँ, लेकिन कहीं भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉल्स में शादियां होती हैं, बैंक्वेट्स में होती हैं, होटल्स में होती हैं, कहीं भी शादी हो, निकाह के लिए जैसे मौलवी इम्पोर्टेंट होता है, और हिंदू मजहब में जैसे महाराज या पंडित इम्पोर्टेंट होते हैं, सेम पारसी मजहब में जो है वो प्रीस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके सिग्नेचर भी उस मैरिज सर्टिफिकेट पे जरूरी होते हैं। और 2 मेल पारसी विटनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं शादी के लिए, कि इस शादी को जो है वो वैलिड बनाया जाए उसके लिए। तो कहीं भी शादी हो, वहां पर जो है जो सिलेक्शन होगी, वो ये जो तमाम लोग हैं इन लोगों का मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस मैरिज सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस मैरिज को वैलिड बनाने के लिए जरूरी है। हमने बात की मैरिज पर,
किस तरीके से कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है और शादी किन किन चीजों पर हो सकती है। हमने बात की इनवैलिड मैरिज पर भी कि किन के साथ शादी नहीं हो सकती, और अगर ऐसे शादी हो जाए तो शादी जो वो इनवैलिड हो जाएगी। हमने बात की डिवोर्स पे कि अगर डिवोर्स हो तो वो किन किन ग्राउंड्स पे हो सकती है, और अगर उन ग्राउंड्स पे डिवोर्स हो जाती है तो डिवोर्स का जो डिसीजन है, जो कोर्ट जब डिसीजन लेती है और डिवोर्स होती है तो उस डिवोर्स को रजिस्टर्ड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने इस बात पर बात की। कोर्ट जो है स्पेशली इनको सील करती है, हमने कोर्ट में डिवोर्स के हवाले से बात की। मैरिज सर्टिफिकेट को 45 डेज में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, हमने इस पर बात की। डिवोर्स में जब मेंटेनेंस आता है, अगर वो उसकी वाइफ है और मेंटेनेंस क्लेम करती है यानी एलिमनी क्लेम करती है तो 1/5 पार्ट दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू हस्बैंड नेट इनकम दिया जाता है, उसके बच्चे हैं तो उस हवाले से एलिमनी दी जाती है। परमानेंट एलिमनी की बात की कि अगर वाइफ चाहे तो आफ्टर ड्यूरिंग द मैरिज अगर वो सेपरेट रह रहे हैं तो वो एलिमनी सीख कर सकती है। इसके बाद अगर आफ्टर द डिवोर्स ये होता है कि वो डिवोर्स तो हो गई है लेकिन वो अपना खर्चा नहीं चला पा रही, वहां पर भी वो एलिमनी को सीख कर सकती है। इन तमाम चीजों में जो डेलीगेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्ट में, जो कोर्ट उनकी ओपिनियन को देखकर जो है वो फैसला करेगी। तो वहां पर भी जो क्वेश्चन जो भी मुझसे कहा जा रहा था कि अगर हम रिलीजन को डिस्कस ना करें और सिर्फ एक्ट को डिस्कस करें, तो मैं आप लोगों को ये बात समझा दूं कि रिलीजन से ही एक्ट निकलता है। काइंडली इस बात को जान लें, अगर क्रिश्चियंस का आप कानून पढ़ेंगे तो वो भी डेफिनेटली उनकी बुक से ही रिलेटेड है। जो मुस्लिम जो फैमिली एक्ट बना है, कोर्ट एक्ट हमारे पास मौजूद है 1964, और ऑर्डिनेंस हमारे पास मौजूद है। फैमिली के आपके जितने लॉज हैं वो कहाँ से आए हैं, मैं जानना चाहती हूँ, क्या हुकूमत ने खुद बनाए हैं? वो बनाए गए हैं कुरान पाक और हदीस से लेकर। हक महर कुरान ने फरमाया है कि हक महर अदा किया जाए, इसलिए वो वहां से लिया गया हक महर, और फिर उससे जो है वो कानून बनाए गए। प्रॉपर्टीज के जितने सेक्शंस हैं मुसलमानों में, तो वो कहाँ से लिए गए, वो इस्लाम से लिए गए हैं। तो कानून को समझने के लिए इस्लाम को समझना जरूरी है क्योंकि उससे लिए गए। इसी तरीके से पारसी के आपको एक्ट को समझने के लिए, उनके कानून को समझने के लिए उनके मजहब को थोड़ा बहुत जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हिंदुइज्म में भी देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही थी, ज्यादातर क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन हमारे साथ ज्यादा रहते हैं तो कभी उनसे डिस्कशन हो भी जाती है उनके रिलीजन पर, तो हमें काफी ज्यादा अंदाजा होता है। तो इसी तरीके से उनको मजहब को जानना जरूरी है क्योंकि उनके मजहब से ही निकल के बाकी सारी चीजें आती हैं। इक्का दुक्का चीजें हैं जो उन्होंने चेंज की हैं, लाइक की जैसे मैंने आपको शादी का बताया था कि मजहब में तो उनकी शादी है लेकिन उनके कानून में ये चीज नहीं है कि वो पहली बीवी के होते हुए जो है वो दूसरी शादी करे। वो डिवोर्स जरूरी है, पर मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, डॉवर अमाउंट। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि ये आपके लिए एक मैसेज दिया था कि आपके लिए एक होमवर्क है। तो डोवर अमाउंट जो है, देखिए डोवर अमाउंट का मकसद है हक महर, और हक महर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है। इस्लाम में औरत की सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। हिंदू मजहब में मेंटेनेंस होता है, और आफ्टर द डिवोर्स भी जो है 1955 एक्ट के तहत उनका जो है वो मेंटेनेंस होती है, लेकिन वो मेंटेनेंस सिर्फ 4 मंथ्स के लिए होती है आफ्टर द डिवोर्स। तो ड्यूरिंग अगर मैरिज है तो ऑब्वियसली वो तो हस्बैंड का फर्ज है उसे लाइफ टाइम दे। तो वहां पे उनके 55 में जो उनका एक्ट है 1955, उसके तहत जो हमारा एक्ट है उसमें ऐसे कोई जिक्र नहीं है। 2018 का जो सिंध का एक्ट मैंने आपको बताया था, अमेंडमेंट के साथ था। पारसी, अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 1936 का ये जो एक्ट है, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, ये 1936 का ही है। इसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। अगर कोई अमेंडमेंट होगी तो हमें उसके बारे में पता चलेगा और फिर हम उसको जो है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें 53 सेक्शन, 53 जो वो रिपील्ड है, 52 सेक्शन दिए गए लेकिन टोटल 53 कहा जाता है। तो 53 सेक्शन जो मौजूद है ना, उनमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी तक ऑफिशियल गैजेट्स का जिक्र किया गया है। तो वो ऑफिशियल गैजेट्स का सुनना इतना जरूरी नहीं होता। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है कि शादी क्या है, फैमिली लॉ से रिलेटेड जो है वो शादी होती है। शादी में मेंटेनेंस होता है, जैसे एलिमनी का यहाँ पे नाम दिया गया है। वर्ड्स भी आप जाने, उसी वर्ड्स के हिसाब से आप उसे कॉल करें, क्योंकि जो एक्ट है, जो कानून है, वो अल्फाजों की ही गेम है। तो अल्फाज वही यूज करें जो कानून में यूज किया गया है। मेंटेनेंस मुस्लिम फैमिली लॉ में यूज किया गया है, मेंटेनेंस जो है वो हिंदुइज्म में भी यूज किया गया है। लेकिन पारसी जो मजहब है और जो पारसी एक्ट है, जो कानून है, उसके अंदर एलिमनी का जिक्र है। अगर आप देखेंगे फॉरेन के केसेस कभी आपने सुने हो या पढ़े हो या देखे हो, तो उसमें आप देखेंगे उसमें एलिमनी का जिक्र आता है, मेंटेनेंस का नहीं आता। तो ये वर्ड, और जो उनके प्रीस्ट हैं, इसकी नॉलेज के उन्हें मोबिद या उन्हें मोबिद कहा जाता
तो ये दो नाम है जो यहाँ पे जरूरी है, तो वही नेम यहाँ पे फॉल होंगे। पूरे एक्ट में जो है आपको एक चीज बता दी गई है, तो आपको इसका मतलब कि नॉलेज है, तो आप वही वर्ड्स जो है वो यूज करेंगे। सिंबल्स, क्योंकि जब इनकी शादी होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम फरावाहर कहते हैं। तो फरावाहर में जो है वो सन बना हुआ है, और एक मेल जो है वो सन पे है, और उसके जो विंग्स हैं वो दिखाए गए हैं। वो जो है मेन सिंबल है पारसियों का। आहूरा मज्दा, वो गॉड का जो मैंने आपको बताया कि वो होता है। अच्छा, टेम्पल्स जो उनके होते हैं जहाँ पे चाहे तो शादी कर सकते हैं, जैसे टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, उन्हें टेम्पल्स कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पारसी एक्ट लॉज में और पारसी मजहब में जो है वो टेम्पल्स नहीं कहा जाता, इन्हें श्राइन्स कहा जाता है। तो यही वर्ड यूज होगा, श्राइन ही यूज होगा। अगर आप कोई भी केस फाइट करते हैं, सूट फाइल करते हैं रिलेटेड टू पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, तो उसमें वही अल्फाज यूज करेंगे, वही चीजें यूज होंगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डेलीगेशन होगा पारसीज का, जो कि तमाम पारसी होंगे और जो अपना ओपिनियन देंगे। तो डेफिनेटली अगर आप वो वर्ड्स यूज करेंगे तो इजी पता लगेगा कि वाकई आपको नॉलेज है इस चीज की, और बेहतरीन आप जो है अपना सूट फाइल कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। तो ये हमारा था, शादी को हमने डिस्कस किया, हमने डिवोर्स को डिस्कस किया, हमने एलिमनी को डिस्कस किया, हमने प्रीस्ट को डिस्कस किया, हमने रजिस्ट्रेशन को डिस्कस किया, हमने कोर्ट की सील को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि सजाएं कितनी कितनी होती हैं, किन किन लोगों को सजाएं होती हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे प्रीस्ट को भी सजा दी जा सकती है, ये भी हमने डिस्कस किया। कितने विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए, वो भी पारसी प्रीस्ट होने चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया। बच्चों से रिलेटेड जो है आप एलिमनी ले सकते हैं, सेम 1/5 होगा आपका एलिमनी, इसको हमने डिस्कस किया। परमानेंट जो अंडर सेक्शन 40 बताए गए, परमानेंट एलिमनी भी आप ले सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। So we have discussed all the related sections of this act. We have discussed all the mandatory things you need to know. So we have discussed all these things कि जो हमें जानना जरूरी था according to इस act, वो हमने जान लिया। ज्यादा आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो ज्यादातर ऑफिशियल गैजेट्स के हवाले से बात है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात है। देखिए डॉवरी का इसमें जिक्र नहीं है, ये जो अभी आ रहा है ना। अच्छा, डॉवरी का देखें इसमें कोई जिक्र नहीं है। जितने ये इम्पोर्टेंट सेक्शन थे मैंने आपको उसको जो है काफी ज्यादा एलोबरेट किया है। इन सेक्शंस में कहीं भी डॉवरी का जिक्र नहीं है। वो गिफ्ट्स कहलाते हैं बेसिकली, जो हस्बैंड वाइफ को देता है, यानी ग्रूम ब्राइड को देता है, वो गिफ्ट्स होते हैं, वो डॉवरी नहीं होती। अच्छा, डॉवरी भी जो है वो इस्लाम से निकली है ना, डॉवर अमाउंट और डॉवरी, तो वो दोनों चीजें जो है वो इस्लाम में सिक्योरिटी के लिए है लेडी की। और लेडी जो है अगर अपनी मर्जी से चाहे, तो हमारा अच्छा हमारा डॉवरी एक्ट भी है कि जबरदस्ती जो है वो जहेज नहीं मांगा जा सकता, तो वो एक्ट भी हमारे पास मौजूद है, जैसे इंडिया में है ना, इसी तरीके से हमारे पास भी मौजूद है। लेकिन हमें उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, हमारे लोगों को इतना पता नहीं है, शुरू से एक रस्म चली आ रही है। अपनी मर्जी से जो आप देना चाहें डॉवरी आर्टिकल्स में, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, पारसी मजहब में कोई आपका इद्दत पीरियड नहीं है, इद्दत भी सिर्फ इस्लाम में है। इस्लाम में इद्दत औरत की सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए इसमें कोई इद्दत पीरियड डिस्क्राइब नहीं है। ओके, अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे जो एलिमनी के जो डिस्क्राइब किया गया है, उसमें जो है वो आप सेक्शन अगर 40 पढ़ेंगे परमानेंट एलिमनी को, और इससे ऊपर वाले सेक्शन अगर आप देखेंगे, तो इसमें ये आएगा कि अंडर सेक्शन 1955 एक्ट में ना तकरीबन 4 मंथ्स तक है आफ्टर डिवोर्स। ये जो भी मुझसे क्वेश्चन हुआ है, ये आफ्टर 4 मंथ्स है, वो 1955 है, वो हमारे पास नहीं, वो इंडिया का एक्ट है। हमारे पास तो 2018 का एक्ट है ना, हमें उसी पर अमल दरामद करना है। 2016 का एक्ट था ना हिंदू का, लेकिन वो फिर अमेंड किया गया तो 2018 का हो गया। लेकिन फारसी मजहब में कोई भी अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुई है। बच्चों की हॉली बुक ऑफ पारसी रिलीजन क्या है, इस देखिए इसको जोरेस्टारियन कहते हैं। और अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसकी बुक का आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6ठी सदी से लेके 7वीं सदी तक हमारे जो कुरान पाक का जिक्र है, वो 4 किताबों का जिक्र है, वही अहले किताब कहलाते हैं, जिसमें से क्रिश्चियंस भी जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अगर जिक्र आता है तो उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो आहूरा मजदा है, वो गॉड जो है वो उन्होंने खुद बनाया था, आग की पूजा करते थे। तो इसका जो बुक है बेसिकली जोरेस्टारियनिज्म होगी। वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मे भी आपको पीडीएफ में मिल जाए, तो वो आप देख सकते हैं कि इनकी कौन सी बुक है। पर ये मैंने आपको बताया कि जो तमाम चीजें थी, कि तमाम किताबें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से उतरी। पैगंबर भी 1,24,000 उतरे, मे भी कोई पैगंबर इनका भी उतरा होगा।
लेकिन सारा तो नाम से जिक्र नहीं है कुरान पाक में, सारे 1,24,000 पैगंबरों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। तो मे भी इससे पहले कोई उतरी हो किताब, क्योंकि इनकी किताब के मुताबिक, इनके मजहब के मुताबिक पारसियों में ये बात थी उस वक्त तक के जो अल्लाह पाक है वो एक ही है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, ना ही वो शादीशुदा है, वो रहमान है, वो रहीम है। तो डेफिनेटली ये अल्फाज जो है वो कुरान पाक के हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो आग बुझी और उसके बाद काफी सारे पारसी जो है वो मुसलमान हो गए, और अभी भी जो काफी सारे पारसी हैं वो मुसलमान भी हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो हिंदू भी हैं बहुत सारे। तो उन्होंने रिलीजन जो है वो चेंज करते गए। तो उसमें आप जो है किताब को आप फाइंड करेंगे, जोरोस्ट्रेनियम, ZOROAS, मैं आपको स्पेलिंग भी बता देती हूँ, TRIANNISM। आप ये लिखेंगे या आप जोरोस्टर लिखेंगे तो भी आपको अंदाजा हो जाएगा, इनकी बुक्स का भी पता लग जाएगा कितनी कितनी बुक्स हैं, वॉल्यूम्स पे होंगी, वो वॉल्यूम्स का भी आपको अंदाजा हो जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनके मजहब को आपको थोड़ा जानने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसके बाद जो है इसमें बहुत ज्यादा मजहब में तब्दीली होती रही है। और क्योंकि आग की पूजा करते थे और वो आग बुझी उसके बाद पता चला। ठीक है, यहाँ पे अनस हमें बता रहे हैं कि ऑस्टा कोई बुक है वो फेमस है, आई थिंक मे भी हो, इस बारे में मुझे इतना अंदाजा नहीं है, इस पे मजीद हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो आप बुक्स आप देख लीजिएगा कौन सी बुक्स है, थोड़ा बहुत इसका आपको जो पसे मंजर है वो लाजमी जान लेना चाहिए हर मजहब के बारे में। एक एडवोकेट देखें वो होता है जैसे हर चीज की नॉलेज हो। अगर आप एक एक्ट को डिफाइन करते हैं और आप कहते हैं कि सेक्शन 11 के तहत ऐसे ऐसे होता है, और जज आपसे सवाल करता है कि कैसे सेक्शन 11 इस पर अप्लाई हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 11 कहाँ से आया है, वो उनके मजहब से ही आया होगा। अगर उनके डेलीगेशन वहां पे मौजूद हैं, तो आप जब अपना केस फाइट कर रहे हैं तो उनके डेलीगेशन यानी कि जो उनके मजहब के बारे में वो लोग जितनी नॉलेज रखते हैं, कम से कम उसकी 50% 60% नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ये केस चला सकते हैं। के अलावा आप कैसे चलाएंगे? तो जितने क्वेश्चंस अगर वो आपसे कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए रेडी हो। और यही एक अच्छे एडवोकेट की निशानी है कि उसे हर चीज का इल्म होना चाहिए, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो बुक्स हो रिलेटेड। तो हर चीज के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो है वो फी है, और ये रजिस्ट्रार की फी का यहाँ पे जिक्र है कि वो होगी। लेकिन जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट में जो अक्सर फी होती है, देखें जो फैमिली केसेस की जितनी फी होती है कि आप जो कोर्ट फी लगाते हैं, सेम वही तो उसमें होती है, क्योंकि फैमिली जज है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फैमिली जज नहीं है इसकी ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज अ सिविल मैटर। जो ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन के जो जज साहब हैं वही मैट्रिमोनियल, अच्छा मैट्रिमोनियल जज कहलाएंगे। वो ये वर्ड आप याद रखें कि यहाँ पर जो है मैट्रिमोनियल जज का जिक्र हो रहा है कि वो मैट्रिमोनियल जज कहलाएंगे। कौन से? सिविल जज। अब यहाँ पे फैमिली जज नहीं है, यहाँ पे जो ओरिजिनल सिविल जज हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन है सिविल की, वो यहाँ पर जो है वो जज है, वो ये सूट चलाएंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे स्पेशल, कहीं भी मैंने आपसे नहीं कहा कि स्पेशल कोर्ट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, लेकिन इस एक्ट में स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, उसमें ही डेलीगेशन आएंगे और वहीं पर ये सारी चीजें चलेंगी। सो आप जो है मजीद इसको देख सकते हैं। मैं तकरीबन सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कवर अप कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसी चीज रहती है जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो। तमाम सेक्शंस को मैं जो इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको शेयर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे एलिमनी का जिक्र है मैरिज और डिवोर्स के हवाले से। देखिए हमारे यहाँ जब चाइल्ड कस्टडी की बात आती है, तो हमारी जो मेंटेनेंस के केसेस है वो अलग होते हैं, उसकी अलग कोर्ट है, फैमिली जज है, ठीक है। लेकिन जब हमारे यहाँ बच्चों की कस्टडी का मसला आता है, तब हम कौन सी कोर्ट में जाते हैं? ऑब्वियसली वी गो टू गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट के मुताबिक ही हम जाते हैं उस कोर्ट में। तो डेफिनेटली वो कोर्ट्स जो है हमारी डिफरेंट कोर्ट्स होती हैं। मेंटेनेंस और मैरिज और डिवोर्स और इन चीजों के लिए हमारी कोर्ट डिफरेंट है। तो जो चाइल्ड कस्टडी के हवाले से है, इसका जो है हम देखेंगे, बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया है कि अगर इनका चाइल्ड कस्टडी का आएगा तो आई थिंक चाइल्ड कस्टडी के हवाले से गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट ही होगा। नहीं तो इस पर और रिसर्च कर लीजिएगा कि पारसियों का जो चाइल्ड कस्टडी है वो कौन सा एक्ट है, क्योंकि ये एक्ट जो है आप नेम से समझे कि पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है। यहाँ पे सिर्फ शादी और तलाक का जिक्र किया जा रहा है। अब जहाँ पे शादी होगी, जहाँ पे तलाक होगी, वहां पे एलिमनी भी होगी, ड्यूरिंग द मैरिज भी एलिमनी होगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन के बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ सेक्शन 17 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा, उस 17 सेक्शन के मुताबिक हर डॉक्यूमेंट आपका अटेस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, देन इट विल बी कंसीडर्ड अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट।
that you are going to present before the honorable court, and if it is not attested, it is not registered, तो वो उसे इतना जो है important नहीं माना जाता। इसी तरीके से मैरिज जो सर्टिफिकेट है जो हिंदुओं की हो गई या पारसियों की हो गई, तो वो भी इसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। और रजिस्ट्रेशन पे इस पे बार बार जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे और इसके सेक्शंस देखेंगे, बार बार रजिस्ट्रेशन पे बड़ा जिक्र किया जा रहा है। सेक्शन 4, सेक्शन 6, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा जो है सेक्शन 3 पे जोर दिया गया है। सेक्शन 2 में आप डेफिनेशंस देखेंगे, उसमें पारसी की जो मीन्स लिखी हुई है उसमें वो डेफिनेशन लिखी हुई है। ब्राइड अगर है तो उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशंस है सारी कि पारसी मेल होगा, पारसी फीमेल होगी, इस तरीके से वो डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो उसे भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्स तो ये आते नहीं है, फॉर योर नॉलेज एंड फॉर फाइलिंग द सूट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, इफ यू आर गोना फाइट दिस केस यू मस्ट हैव अ नॉलेज फॉर दिस। सो इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी प्री जो पारसियों के जो फैमिली लॉज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तमाम इम्पोर्टेंट यही है। इसमें चाइल्ड कस्टडी का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैरिज और डिवोर्स का जिक्र है। तो जो हक महर मैंने आपको क्लियर किया, हक महर इस्लाम से निकला है, डोबी आर्टिकल्स इस्लाम से निकले हैं। दे आर नॉट हियर इफ दे आर गिविंग गिफ्ट्स टू लाइक आपस में अगर वो शेयर करते हैं, तो जो ग्रूम है वो ब्राइड को देता है। नहीं, इसमें ये है कि अगर एक मिस्टेक मतलब देखे ना, प्रीस्ट से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रीस्ट का होना क्यों जरूरी है, कि वहां पे कोई गलती ही ना हो, कोई मिस्टेक ही ना हो। एक प्रीस्ट को पता हो कि मैरिज सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट, अगर जो उसमें कमी आ रही है और अगर उसमें फर्स्ट स्टेप पे ही कोई ना कोई कमी आ जाती है तो वो क्या होगा वो शादी मानी ही नहीं जाएगी ना, वो वैलिड ही नहीं है, वो इनवैलिड हो गई ना, वो शादी नहीं हुई। अब प्रीस्ट ने जानबूझकर इसमें ये चीज की, वो विलफुली उसने ये किया तो उसको सजा मिली। उसने विलफुली क्या किया था, ये डिवोर्स हो जाएगी उस बेसिस पर, इस शादी को नहीं माना जाएगा, दिस मैरिज विल बी वॉइड, टोटली वॉइड, क्योंकि इनवैलिड मैरिज और वैलिड मैरिज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जो वैलिड मैरिज है वो सेक्शन 3 में आपको बताया गया है कि जो वैलिड मैरिज है, देखिए ना 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर से कह देती हूँ। एक तो ये कि जो सेरेमनी है अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स होगी, अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स में क्या आ जाता है, आशीर्वाद। जो सेरेमनी उनकी कहलाती है वो आशीर्वाद है। अगर उसके बगैर शादी हो रही है तो डेफिनेटली वहां प्रीस्ट तो होगा। अगर आशीर्वाद नहीं होता तो शादी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, वो शादी शादी नहीं मानी जाएगी ना। सो दिस इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द वॉइड एंड अवॉइडेबल, वी आर नॉट डिस्कसिंग, इट इज ऑब्वियसली द पब्लिक डॉक्यूमेंट ना। ये हम शादी को हम क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो मैरिज है ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, आपस में दो लोग एक चीज पे इजहार कर रहे हैं, एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, उसके अंदर आपकी डॉलर अमाउंट आ रही है। अब देखें ये चीज टोटली एक डिफरेंट हो गई, लेकिन यहाँ पे वॉइड का जिक्र नहीं है ना, यहाँ पे वॉइडेबल है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप इस शादी के लिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टोटली बताया जा रहा है साफ लफ्जों में कि ये इनवैलिड हो जाएगी, तो शादी ये इनवैलिड हो जाएगी। 21 साल का अगर बंदा नहीं है और 18 साल की लड़की नहीं है, प्रीस्ट को ये बात मालूम थी, तो प्रीस्ट को सजा भी होगी और शादी भी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होती, बंदा नहीं मानता, इस चीज को वायलेट करता है, तो फिर कोर्ट में जा सकती है लेडी डिवोर्स के लिए। तो डिवोर्स सीधी सीधी हो जाएगी इस पॉइंट पर कि एट द टाइम ऑफ मैरिज उनकी एज ही नहीं थी। या आपका कोई ब्लड रिलेशन है जिसमें आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, आपकी स्टेप सिस्टर है, स्टेप मदर है, स्टेप ब्रदर है, क्योंकि लेडीज के लिए भी ब्रदर है, उनसे शादी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे इस एक्ट में उनसे शादी अलाउ नहीं है। इन तीनों में से अगर प्रीस्ट को ये बात पता है और फिर वो शादी कराता है तो शादी क्या होगी, इनवैलिड हो जाएगी। ओके, दिस वुड नॉट बी अवॉइडेबल एनी मोर बट मस्ट बी इनवैलिड। शेल का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें, क्योंकि कानून में सारा खेल जो है वो अल्फाजों का होता है। कहाँ पे शैल यूज हुआ है, कहाँ पे मे यूज हुआ है, किस जगह कौन सी इंपॉर्टेंट बात की गई है, इन चीजों को तो हम ये तकरीबन सब डिसाइड कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। आपके क्वेश्चंस जो मैंने देखे पढ़े उसका मैं आंसर दे चुकी हूँ। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा। आगे आप इस एक्ट को मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप मजीद स्टडी कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ रिसर्च करनी हो तो आप रिसर्च कर सकते हैं। इनके मजाहिब के डिफरेंट बुक्स हैं, आप जाके बुक्स खरीदें, आपको अंदाजा होगा। आप गूगल सर्च कर सकते हैं तो उस पर भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि पारसीज जो है वो क्या होते हैं, किस तरीके से आग की पूजा करते हैं, उनका रिलीजन क्या कहता है, फिर बदल गए तो वो कैसे हो गए। दिस इज जस्ट अबाउट द रिलीजन, नथिंग एल्स। क्या ये एक रिलीजन है भी या नहीं, इस चीज को भी वहां पे जो है वो जिक्र किया गया होगा बुक में। बट मैं आपसे जो कनेक्टेड थी वो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक पस मंजर बताने की कोशिश की जिसमें कुछ शायद लोगों को अच्छा ना लगा, क्योंकि रिलीजन की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि कोई बुरा मानेगा।
बट दिस इज अ रिलीजन, वी कैन टॉक अबाउट इट। अगर हम रिलीजन को डिस्कस ही नहीं करेंगे तो हम उसके एक्ट को कैसे डिस्कस कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं विच आर रियली कनेक्टेड टू देयर रिलीजन। तो इसी हवाले से आपको रिलीजन को भी थोड़ा जानना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको सेशन जो है, मेरा जो लेक्चर है वो पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गया होगा। जो क्वेश्चंस हो वो आप मुझे बाद में यूट्यूब पे लेक्चर देकर वहां पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली आंसर द। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।